नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। इस हफ्ते बाजार पर दबाव देखने को मिला। लगभग पौने 2% के आसपास की गिरावट निफ्टी पे और निफ्टी बैंक 2% लुढ़का, यानी कि 757 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पूरे ही महीने की बात करें, नवंबर महीने की, तो निफ्टी में आधे फीसदी के गेन जरूर पाएंगे आप, क्योंकि कुछ इक्के दुक्के सेक्टर जैसे कि आईटी और कुछ चुनिंदा कंपनियां ऑटो में जो सपोर्ट कर गई मार्केट्स को। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मेजर स्टॉक्स का नेगेटिव है, लार्ज कैप स्टॉक्स का, बड़े स्टॉक्स का नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी यहाँ पर 3% का क्रैक आता हुआ नजर आया नवंबर महीने में। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि एफ यानी कि विदेशी निवेशक जो हैं वो इस समय भारतीय बाजार पर बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ा नवंबर महीने का ही देख लेंगे तो लगभग 9,999 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो एफ की ओर से हुई है। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं डी वो बिल्कुल उनके विपरीत अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। और खरीदारी का आंकड़ा है उनका 9,663 करोड़ का। ये पैटर्न नवंबर का ही नहीं है, ये पिछले पूरे वित्त वर्ष का है। अभी तक का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एफ वन वे ट्रैक पे बिकवाली कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। उनको वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। जैसे कि नवंबर में 10,000 करोड़, अक्टूबर में 25,572 करोड़ रुपए निकाले एफ ने। सितंबर महीने में थोड़ी खरीदारी ज़रूर की थी, लेकिन अगस्त और जुलाई में आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगस्त में तो 2,500 करोड़ का ही था, लेकिन जुलाई में 23,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफ की ओर से हुई है। वहीं अगर आप घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें, यानी कि डी की, तो यहाँ पर 9,663 करोड़ रुपए नवंबर में, अक्टूबर में इन्फ्यूज़ करें 4,470 करोड़, सितंबर में 5,948 करोड़, अगस्त में अच्छी खरीदारी 7,000 करोड़ के आसपास की। वहीं जुलाई महीने में 18,000 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी जो है वो डी करते हुए नजर आए थे। तो मेजर सपोर्ट मिल रहा है वो घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से ही मिल रहा है अब तक। लेकिन अब क्या? देखिए, एक नोट आया है, एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है खासतौर से इंडियन मार्केट्स के लिए। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ये बोल रहा है कि फिलहाल जो सेंसेक्स है वो 59,636 के आसपास चल रहा है। लेकिन 2022 दिसंबर तक उनके बेस केस सिनेरियो में, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर देखें, तो 70,000 तक सेंसेक्स पहुंच सकता है अगले एक साल में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ये 17.5% का रिटर्न एक ब्रॉडर इंडेक्स में अगर आपको मिल जाए तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो ताबड़तोड़ चल जाएंगी। तो ये एक रिपोर्ट इस लिहाज से बहुत बेहतर है। लेकिन इस रिपोर्ट को थोड़ा और समझें। 3 सिनेरियोज उन्होंने बोले हैं। बेस के सिनेरियो में 70,000 का आंकड़ा सेंसेक्स छू सकता है दिसंबर 2022 तक। लेकिन अगर बुल्स हावी हो गए मार्केट पे, यानी कि अगर तेजी करने वाले ज़्यादा आ गए, तो 80,000 तक भी पहुंच सकता है सेंसेक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। और संभावना 20% ऐसी भी है कि अगर बियर्स हावी हो गए, यानी कि मंदी करने वाले हावी हो गए, तो सेंसेक्स लुढ़क जाएगा 50,000 तक। इस प्रोबेबिलिटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप ज़्यादा इस रिपोर्ट का बायस देखें तो वो 70,000 से 80,000 तक के आंकड़े का ही है दिसंबर 2022 के लिए। तो वो एक राहत की खबर है, क्योंकि एक विदेशी अगर ब्रोकिंग हाउस, इतना बड़ा ब्रोकिंग हाउस इंडियन मार्केट्स पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आता है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि एक तो इंडियन मार्केट स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, और ये आने समय के लिए जारी रहेगा, क्योंकि एक नई जो है साइकिल शुरू होगी प्रॉफिट्स की कंपनियों की, वो ड्राइव करेगी। सपोर्टिव पॉलिसी है सरकार की, सरकार लगातार कंपनियों को सपोर्ट कर रही है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पे फोकस कर रही है, ये एक बेहतर बात है। और इंडियन मार्केट्स का कोरिलेशन जो बाकी की वर्ल्ड मार्केट्स हैं उससे थोड़ा अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, हट के नज़र आ रहा है। ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स इंडियन मार्केट डिलीवर कर रहा है पिछले एक साल में, और हो सकता है ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहे। तो ये भी कहना है कि अगर आप रैली देखें 2003 में और 2008 में जो आई थी, अगर बिल्कुल उस रैली को भी फॉलो करेंगे, तो अभी और लेग्स बाकी हैं तेज़ी की, जो इंडियन मार्केट्स दिखा सकता है। और हो सकता है जो मार्च 2020 से हमने रैली पकड़ी है, ये कंटिन्यू होती हुई नजर आए। फिलहाल वैल्यूएशन स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं, रिच नज़र आ रहे हैं, महंगे नज़र आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में पेन, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन की बात की गई है। अच्छा, अर्निंग्स 27% हर साल ग्रो कर सकती हैं कंपनियों की कुछ सालों तक, ये बहुत बेहतर। ऊपर से लार्ज कैप कंपनियां जो हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों को, यानी कि छोटी मझौली कंपनियों को बड़ी कंपनियां पिछाड़ती हुई नजर आएंगी। बड़ी कंपनियों में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स की बात की गई है। ओवरवेट और अंडरवेट के सेक्टर पे हैं। ओवरवेट पहला सेक्टर है उनका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब वो आइटम्स, वो सामान जो आप कभी कभी खरीदते हैं जब आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तब, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, हाई एंड एपरल्स, एंटरटेनमेंट, लेजर एक्टिविटीज़, ऑटोमोबाइल्स, ये डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में आता है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और यूटिलिटीज़ पे ओवरवेट हैं। और मॉर्गन स्टैनली जो अंडरवेट है उसमें है एनर्जी, हेल्थ केयर, जो सरप्राइज था वो था टेक्नोलॉजी जिसमें वो अंडरवेट हैं, और कम्युनिकेशन सर्विसेज यहाँ पर अंडरवेट हैं। 2022 तक जो उन्होंने थीम्स चुनी हैं जहाँ पर पैसा बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है,
उसमें आप समझिए क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां जो क्लीन एनर्जी पे खर्च कर रही हैं, एक तो उन पे दाव लगेगा। इसके अलावा डिफेंस से जुड़ी जो कंपनी है उन पे दाव लगेगा। वो मानते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जुड़ी कंपनियां हैं वो आउट परफॉर्म कर सकती हैं। ऑटो एयर ट्रेवल से जुड़ी कंपनियां, अच्छा फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि मल्टी ईयर जो क्रेडिट साइकिल है वो ग्रो करेगी तो फाइनेंशियल्स रेडार पर रहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां हैं वो आउट परफॉर्म करेंगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हाइपर लोकल ई कॉमर्स से जुड़ी हाल फिलहाल की लिस्टिंग्स भी थी कई ऐसी कंपनियां जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, इन पे बेट लगाई जा सकती है, उनका ये कहना है। और डिस्क्रिशनरी और स्टेपल आइटम, स्टेपल मतलब जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, और डिस्क्रिशनरी जो आप कभी कभी खर्च करते हैं बड़े आइटम्स पे पैसा, तो ये सेक्टर्स डिस्क्रिशनरी स्टेपल्स इन पे दाव लगता हुआ नजर आएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी ये जो थीम है ये और तूल पकड़ सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं जो स्टोरीज हैं उन पे बेट किया जा सकता है। तो ये तो ही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जिस पे 70,000 का टारगेट सेंसेक्स का दिया गया है। लेकिन वीकली बेसिस पे अभी इंडियन मार्केट इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्टर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए हफ्ते दर हफ्ते, जिसमें मेटल्स पीएसयूज टॉप लूजर्स थे। मेटल्स में तो 5.5% की गिरावट, सरकारी बैंक में 3% से ज़्यादा की गिरावट, ऑयल एंड गैस रियल्टी इंफ्रा 2.5% से 3.5% सेक्टर गिरकर बंद हुए। सरकारी कंपनियां भी गिरने में पीछे नहीं रही और प्राइवेट बैंक्स भी, यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और मिड कैप खुद इंडेक्स जो है मिड कैप 50 वो 2% से ज़्यादा की गिरावट शो कर गया। जो तेज़ी पकड़ी है उसमें कुछ चुनिंदा जो स्टॉक्स थे वो ऑटो कंपनियों के आउट परफॉर्म कर रहे थे, और हेल्थ केयर एक और सेक्टर था जो फोकस में था। अच्छा, निफ्टी के सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स में सबसे पहला नाम आता है मारुति सुजुकी का, 8.5% तेज। पावर ग्रिड एशियन पेंट्स में 3.5% से 6% के रिटर्न मिले। आईटीसी और नेस्ले एफएमसीजी कंपनियां 1.5% से लगभग 2% के आसपास की तेजी शो कर गई। इसके बाद लूजर्स की बात करें, एक हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा टूटा है वो है कोल इंडिया निफ्टी पे लगभग 8% गिरावट, टाटा स्टील में 8% और श्री सीमेंट हिंडाल्को जैसे जो स्टॉक थे 6% से 7.5%, यानी कि मेटल्स कॉमोडिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। बीपीसीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज निराश कर गए ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और रिलायंस जैसा स्टॉक एक हफ्ते में 4.5% लुढ़क गया है, तो निवेशकों ने यहाँ पर पैसा खोया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर जमकर पैसा बना वो मिड कैप कैटेगरी में थे, जिसमें टीटीएमएल टाटा टेली महाराष्ट्र, इसमें 21% का रिटर्न एक हफ्ते में। अपोलो हॉस्पिटल्स इसलिए चल गया क्योंकि एक तो नतीजे बेहतर, उसके बाद जो ब्रोकिंग हाउसेज की कमेंट्री आई और साथ ही साथ ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स आई, उसमें तो ज़ोरदार बात की गई इसके टारगेट्स की। वो अपने टारगेट्स को ही ओवरशूट कर गया जो ब्रोकिंग हाउसेज दे रहे थे। 19% एक हफ्ते में अपोलो हॉस्पिटल्स चढ़ा है, और उसने सेंटीमेंट सुधार दिया बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स का भी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग 18%। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेज़ी थी क्योंकि जो चिप शॉर्टेजेस हैं उनको वो लगभग वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउस भी मान रहे थे और इंडस्ट्री भी मान रही है। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेज़ी थी। फिनोलेक्स केबल 16%, तनला प्लेटफॉर्म 14% और एस्कॉर्ट्स 14%, दोनों ही स्टॉक्स में स्टोरी थी। एस्कॉर्ट्स में तो कुबोटा इन्होंने इन्वेस्ट करने की बात कर दी, लगभग 53.5% स्टेक की इन्होंने बात की है, उसमें पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे 9,000 करोड़ के आसपास का एस्कॉर्ट्स में। तो एस्कॉर्ट्स में तेज़ी बनी, और तनला में इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेम जी इन्वेस्ट के दो फंड्स ने लगभग 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की थी पिछले हफ्ते, और वो सर्किट पे चल रहा है स्टॉक। ट्राइडेंट, ग्रीव्स कॉटन, बीएससी और वेरॉक इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। गिरावट, खराब नतीजे, मन्नापुरम फाइनेंस ये स्टॉक लुढ़का 15%। त्रिवेणी टर्बाइन, टीम लीज, जीएनएफसी और टेस्टी बाइट्स जैसे स्टॉक्स हैं उज्जीवन, यहाँ पर भी 13% से 14% की गिरावट देखने को मिली। स्पंधाना, जीएसएफसी, करूर वैसे और आईओएल केमिकल ये स्टॉक्स भी निराश करके गए हैं, 11% से ज़्यादा की गिरावट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट्स में हलचल ज़्यादा थी, जिसमें जो नई लिस्टिंग सेगाची इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर रेडार पर नहीं थी लोगों के, ये किस तरीके से कंपनी काम करती है और क्या इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन कमाल इसी ने ही किया। 250% से ज़्यादा का रिटर्न जब से लिस्ट हुआ है तब से अब तक। बीते हफ्ते पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार की लिस्टिंग हुई थी 36%, ये तेज़, और साथ ही साथ सफायर फूड्स हाल की लिस्टिंग 4% लिस्टिंग डे वाले दिन चढ़ा है। जो फ्लॉप लिस्टिंग हुई, मेजरली फ्लॉप, उसमें 197 कम्युनिकेशंस को पाएंगे आप। पेटीएम लिस्टिंग वाले दिन ही लगभग 27% टूट गया। इसके अलावा एसजेएस एंटरप्राइजेज, यहाँ पर भी 13% के नेगेटिव रिटर्न्स मिले, गिरावट मिली, और निवेशकों का पैसा नहीं बना एसजेएस एंटरप्राइजेज में लिस्टिंग के बाद। अच्छा, अब अगले हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स देखिए, एक तो सोमवार को ही फार्म सेक्टर यानी कि एग्री रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं रडार पर रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून वापस लेने की बात की है वो कृषि से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। और कई ऐसी फर्टिलाइज़र कंपनियां, पेस्टिसाइड बीज बनाने वाली कंपनियां, एग्री से जुड़ी कंपनियां हैं वो रडार पर आ जाएंगी। अच्छा, आईटी सेक्टर इसलिए फोकस में रहेगा सोमवार को क्योंकि कॉग्निजेंट की जो इस बार गाइडेंस आई है, कॉग्निजेंट नैस्डैक में लिस्टेड एक बड़ी आईटी कंपनी है,
और उन्होंने ये कहा है कि 2022 से 2024 तक वो सिर्फ 8 से 11% ही रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे हैं। सिंगल डिजिट के करीब ये रेवेन्यू गाइडेंस है, और ये हो सकता है कि बाजार को पसंद ना आए, क्योंकि हम टीसीएस और इन्फोसिस की मैनेजमेंट को जिस बार सुन रहे थे तो उन्होंने डबल डिजिट गाइडेंस की बात की थी, लेकिन ये गाइडेंस कमज़ोर है और आईटी सेक्टर पे इसका हो सकता है कॉग्निजेंट की गाइडेंस का असर आता हुआ नजर आए। प्राइमरी मार्केट फिर से एक्शन में रहेगा, क्योंकि गो फैशन का एक तो आखिरी दिन है सोमवार को, और मंगलवार को लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की लिस्टिंग हो सकती है। मच अवेटेड लिस्टिंग है, 326 गुना सब्सक्राइब हुआ था लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ। 197 का इशू प्राइस है, लेकिन बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है जो लिस्टिंग होगी वो 385 से 390 के रेंज पे हो सकती है, भारी भरकम प्रीमियम पे। देखते हैं कि अब ये लिस्टिंग कैसे होती है अगर बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो। 24 नवंबर यानी कि वेडनेसडे, इस दिन यूएस के Q3 जीडीपी आंकड़े आएंगे और 2.2% की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वर्सेस 2%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और थर्सडे को इंडियन मार्केट्स पे डेरिवेटिव एक्सपायरी तो है ही, वायदा कारोबार की एक्सपायरी होगी नवंबर महीने की, लेकिन यूएस मार्केट्स थैंक्स गिविंग डे के चलते बंद हैं, तो गुरुवार का सत्र इसलिए फोकस में रहेगा। तो ये तो बात हुई इस हफ्ते किस तरीके का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए हम बार बार तकनीकी रूप से यही बोल रहे हैं कि 17,798 का स्तर नहीं टूटना चाहिए था। पिछले हफ्ते का लो था निफ्टी पे, ये टूट चुका है। किसी भी उछाल में ट्रेडर्स कर रहे हैं पिक वाली 18,050 को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा एक हर्डल है। वैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, वीकली एक्सपायरी होनी है, इस बार मंथली एक्सपायरी होनी है, माफ़ कीजिएगा, इस हफ्ते निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और पूरे मेजरली स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फिलहाल तकनीकी रूप से कोई राहत मिल नहीं रही है इंडियन मार्केट्स पे, तो देखते हैं ये डाउन ट्रेंड कब खत्म होता है। लेकिन अगर आप छोटी रेंज समझें जो अगले हफ्ते बाजार पकड़ सकता है और उसी में ही ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें 17,600 नीचे 17,650 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और ऊपर 18,000 से 18,050 ये एक रेजिस्टेंस जोन यानी कि बाधा के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब देखते हैं इंडियन मार्केट्स कैसे पैन आउट होते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो ये तो था मार्केट्स का अपडेट, लेकिन बिज तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।